बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। विर्स दो खबरों पर आज तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, शहबाज शरीफ के साथ किस किस्म का सलूक किया गया और वहाँ की असल कहानी क्या है आपके सामने रखूँगा, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को क्या बताया गया जिसके बाद इंतहाई अहम फैसले किए गए। और याद रखिएगा, मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब बरता हयात पाबंदी यानी नाअहल हो जाएं इलेक्शन लड़ने के हवाले से, और यही हाल होगा हमजा शहबाज का भी। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी अहम खबर, अगर कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी 10 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में हैं, अगर बनाई जा सकती हैं जहां पर लोग जाकर वोट भी डालते हैं, तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक क्यों नहीं दिया जाता। इलेक्शन कश्मीर में हो रहा है और हल्का बंदी दीगर शहरों में है, तो इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से है। कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। दरख्वास्त जो ज़मानत थी इसमें 2 अगस्त तक तौसी की गई है, और वहाँ पर FI ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज ने भी तफ्तीश को ज्वाइन कर लिया है। और इसके अलावा जो रीजंस बताई गई और जो सवालात उठाए गए शुगर मिल के हवाले से, और कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, पैसा बाहर भेजा गया है और पैसा अब इन अकाउंट्स के अंदर मौजूद नहीं है, यहाँ से निकाल लिया गया। हकायक रखे गए FIA की जानिब से शहबाज शरीफ के सामने कि बताया जाए कि ये पैसा आपके वर्कर्स के अकाउंट में कैसे गए, चपड़ासी माली के अकाउंट में कैसे गए, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वो कहते रहे कि आप ये सवाल सलमान शहबाज से करें, मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं है। FIA की टीम सवाल कुछ करती थी, जवाब कुछ आता है। और ये एक वतीरा है पाकिस्तान के इन सियासतदानों का जिन्होंने कानून को अपने घर की लौंडी बनाकर रखा हुआ है। इंसाफ गरीब को नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बनकर सामने आ जाते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम यानी सियासतदान नहीं है, इनमें से सियासतदानों को निकाल दें और पावरफुल लोगों को भी निकाल दें जिनका कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पर वाकिफकार होता है। अगर एक आम आदमी FIA के सामने पेश होता तो वो तसव्वुर कीजिए, क्या उसे कॉफ़ी पेश की जाती, क्या उससे हाल हवाल उसका पूछा जाता? कभी भी नहीं। कल एक साहब टेलीविजन पर बैठकर चीख चीख कर कह रहे थे, सलमान गनी साहब सहाफ़ी हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं दुनिया टेलीविजन से, कि जनाब 3 बार का वज़ीर आला, उससे ऐसा सलूक किया गया। अपोजिशन लीडर है, उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। नैब को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कुछ सबूत मौजूद नहीं है, तो FIA क्या कर लेगा? अब FIA को एक्टिव किया गया है ताकि प्रेशर बिल्डिंग की जा सके। यहाँ पर सवाल 3 बार के वज़ीर आला का नहीं है, यहाँ पर 3 बार के वज़ीर आला के बच्चों का सवाल नहीं है, यहाँ पर लूटी गई रकम का सवाल है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान और पंजाब की क्या खिदमत की। यही कुछ होता रहा इस पूरे एपिसोड के अंदर। पूछते रहे कि एक ग्रीन कलर की गाड़ी थी जिसमें पैसे डाले जाते और फिर उसे शिफ्ट किया जाता, आपको मालूम है इस हवाले से, जिस पर शहबाज शरीफ खामोश रहे। उनसे पूछा गया कि आपके चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आए, कैसे आए? आपके वर्कर के अकाउंट में पैसे आए, अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपए आए, वो कैसे आए? जिस पर शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जब भी कोई सवाल पूछा जाता, वो अपनी कारकर्दगी, मेट्रो ट्रेन कितनी बड़ा प्रोजेक्ट पंजाब को तोहफा दिया गया उसका जिक्र करते, सस्ती बिजली का जिक्र करते। यानी सवाल गंदुम जवाब चना, और ये हैं शहबाज शरीफ साहब की चालाकियाँ। व्यूअर्स, उन्होंने फिर आकर ये भी कहा कि एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसको डांट पिलाई जा रही थी उस शख्स की जानिब से जो मेरे सामने बैठकर मुझसे सवाल कर रहा था। तो मेरे लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी कि मेरे सामने एक दूसरे शख्स को डांटा जा रहा है। अब ये मामला शहबाज शरीफ साहब ने अगर रखा ही है और अपने जो मेहरबान रिपोर्टर्स हैं और सहाफ़ी हैं जिनको ये बात बताई, जिन्होंने मीडिया की जीनत बताई और बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगाई गई हैं कि अंदर की खबर बाहर आ गई, तो उन्हें फिर ये भी बताना चाहिए था कि जिस शख्स को डांट पिलाई जा रही थी तो किस बात पर डांट पिलाई जा रही थी। अगर पाकिस्तान के अवाम किसी FIA के ऐसे ही बेंच के सामने या टीम के सामने पेश होते, तो सवाल ये है कि या उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को और उनके ख़ानदान को आदत नहीं है। जिस ख़ानदान के नाश्ते हेलीकॉप्टर्स में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, उन्हें कहाँ की आदत होगी। यहाँ पर सवाल सिर्फ ये है व्यूअर्स कि पैसा अकाउंट से बाहर गया और कानून बहुत सीधा है, बताया जाए कि ये पैसा कहाँ पे है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस हवाले से
पूरी ब्रीफिंग भी दी गई है। और उससे पहले कि हम इस ब्रीफिंग की तरफ जाएं, एफआईए का मौक़िफ़ बड़ी डिटेल के साथ सामने आ गया है। कॉफ़ी पिलाई गई, बिठाया गया इज़्ज़त और एहतराम के साथ, और यही वतीरा है शहबाज शरीफ का और इनके लेफ़्ट राइट जो लोग होते हैं, जैसा आज़म तारड़ साहब तारड़ साहब हैं, वकील हैं, और उन्होंने बाहर आकर कहा कि 3 पाकिस्तान के तमाम जो वज़राए आला हैं, इतना काम किया है जितना किसी ने भी नहीं किया। तो इस किस्म की गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगी। अब कानूनी पहलू ये है कि अगर ये जो बेल एप्लीकेशन है, जो बेल दी गई है, अबूरी ज़मानत, ये कन्फर्म नहीं होती, तो फिर एफआईए इन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है और फिर मामलात मज़ीद इनके लिए ख़राब हो जाएंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जो ब्रीफिंग दी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस ब्रीफिंग में इन तमाम सबूतों का हवाला दिया गया। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जितनी हमारे लोगों से बात हुई, और उन्होंने वुज़रा ने ये कन्फर्म किया कि ऐसा ज़िक्र हुआ है। जब हमें हमारे सोर्स ने ये बात बताई कि जनाब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बताया गया कि एक लंबी फ़हरिस्त है सबूतों की और दिखाए गए, जो शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के हवाले से हैं। तो जिस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसको परस्यू किया जाए, और ये भी ऐन मुमकिन है कि अगर सज़ा हो गई तो शहबाज शरीफ ताहयात नाअहल हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ये बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं या मेरे जैसे वो लोग जो पाकिस्तान में एहतसाब की बात करते हैं, जो लूटी हुई दौलत है उसे मुल्क में लाने की बात करते हैं, तो पिछले 2-3 सालों में एहतसाब की कारकर्दगी तो बिल्कुल सिफर बेटा सिफर रही। बिल्कुल सही है, और मैं भी इससे इत्तफाक करता हूँ कि एफआईए अगर इसको कन्वर्ट करने में नाकाम रही तो ये एक आखिरी बैटलफील्ड होगी। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जब तक कन्वर्जन नहीं होगी सज़ा के अंदर, इस तमाम एहतसाब का फ़ायदा नहीं है, और इससे नुकसान पहुँचेगा। और ये सियासतदान, जिनका आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, मज़ीद मजबूत होकर अवाम के सामने पेश होंगे और कहेंगे कि जनाब देखा, हमारा तो कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डेली मेल के केस के अंदर यहाँ पर लोग कहते हैं कि पहला राउंड शहबाज शरीफ साहब के नाम रहा, हालांकि वो मिनिंग हेयरिंग थी जिसको गलत अंदाज में तमाम लोगों के सामने पेश किया गया। तो इस तरह के एलिमेंट्स ना सिर्फ एक्टिव होंगे बल्कि इसे बयानिया बनाकर कौम के सामने रख दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसा मरीम सफदर साहिबा आजकल कश्मीर के अंदर वो एक झूठा बयानिया रखती हुई हमें नज़र आती हैं। तो व्यूअर्स, ये वो डिटेल्स हैं, और इसमें जो हरासगी का एक एलिमेंट था बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एफआईए के सामने एक मुलजिम पेश होता है जिस पर इल्ज़ाम है, वो ये कहता है कि मुझे हरासा किया जा रहा है और फिर जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात थी जिसपे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया, खुदारा कुछ शर्म करें। इंसान को खाने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी दरकार होती है, आप इतने अरबों रुपए बनाकर क्या करेंगे? मुझसे उस दिन किसी ने सवाल किया कि आप शरीफ खानदान की शाह खर्चियाँ देखते हैं, तो मैंने जिस दिन ये वाक़या पेश आया नवाज शरीफ पर मुबैना हमले का, तो मैंने नवाज शरीफ को एक नई गाड़ी में जाते हुए देखा। तो मुझे पता चला कि एक नई गाड़ी ली गई है। अब ये बात कितनी सच्ची है, कितनी गलत है, लेकिन जो उनका ड्राइवर है वो एक नई गाड़ी में वहाँ पर आया, और जो मुलाजमीन थे फिर उन्हें वहाँ से लेकर गया। तो मकसद ये है कि इतना पैसा, जिसके अरबों रुपए नुकसान की वो बात करते हैं, उनसे फ्लैट खरीदे जाते हैं बरतानिया के अंदर, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर, तो अरबों रुपए का नुकसान तो शहबाज शरीफ साहब का हो रहा है, क्योंकि लग्जरी लाइफ उन्हें मुयस्सर नहीं है, वो लग्जरी लाइफ जो उनके भाई को मुयस्सर है। तो व्यूअर्स, ये एक खबर है, और इमरान खान साहब ने अब तहिया कर लिया है कि इनको कैफ़े किरदार तक वो जाकर ज़रूर दम लेंगे, और ये वही हिस्सा है उसी खबर का जो आपको याद होगा माजी में भी हमने आपके साथ शेयर की कि आइंदा इलेक्शंस के अंदर बिलावल भी को भी केसेस का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को भी केसेस जिस तरह चल रहे हैं इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा किसी नतीजे के अंदर, और एक आसान, यानी एक वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर चोर दरवाज़ों से आते हैं और झूठ बोल कर आते हैं, करप्शन करके आते हैं, पैसा बनाते हैं और इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इनका रास्ता हमेशा के लिए रुक जाएगा। यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी भी आजकल सूबों के दौरे कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारी भी सेलेक्टर्स के साथ राब्ते हैं, और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमेरिका यात्रा पे हैं
کہ پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے. تو ہر شخص اپنے انداز میں اپنے کردار کے حساب سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ویئرز دوسری اہم خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب میں اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں تو یقین ووٹ کا حق ہم سب کو ہونا چاہیے, اور اس ووٹ کے حق کے لیے موجودہ حکومت نے بہت سارے اقدامات بھی کیے ہیں. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو قائمہ کمیٹی کی اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے جس میں یہ تمام معاملات اٹھائے جائیں گے کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے, ہم کشمیر الیکشن کی کوریج کے حوالے سے کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے, اور میں نے اس حوالے سے پھر اپنی بھی ریسرچ کی اور میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. یہ انفارمیشن اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ الیکشن کشمیر کا ہو رہا ہے, لیکن حلقہ بندیاں پورے ملک کے اندر موجود ہیں. یہ وہی اسی طرح جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک سجیشن دی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہ وہاں پوری دنیا میں کانسٹیٹوئنسیز بنائی جائیں اور باہر کے کینڈیڈیٹ کا مقابلہ باہر کے کینڈیڈیٹ سے ہو. تو یہ ایک چیز تھی. خیر, اس تجویز کو اس لیے بھی زیادہ وائبل نہیں قرار دیا جا سکتا کہ پاکستان میں کشمیر کی حد تک کانسٹیٹوئنسیز بن سکتی ہیں کیونکہ صرف پاکستان کی بات ہے, یعنی ود ان دا بارڈرز آف پاکستان آپ کانسٹیٹوئنسیز بنا سکتے ہیں, لیکن جو ایک 80 لاکھ سے زائد جو پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسیز بنانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ویورز, ایل اے, اب یہ کچھ جموں 1 یہ کانسٹیٹوئنسی ہے, حلقہ ہے, جس میں بلوچستان پروونس ہے, سندھ پروونس ہے, بہاولپور ڈویژن ہے, ملتان ڈویژن ہے, ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے, فیصلہ آباد ڈویژن ہے, سرگودا ہے, لاہور ڈویژن ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ الیکشن کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اور کانسٹیٹوئنسیز حلقہ بندی پورے پاکستان میں کیوں ہے؟ بہت سارے کشمیری پوری پاکستان میں موجود ہیں, تو جہاں بھی جن پاکٹس کے اندر, یعنی جن چھوٹی کمیونٹی, بے شک 300 کیوں نہیں ووٹرز موجود ہوں جو کشمیری ووٹر ہے, اسے یہ ایک سہولت دی گئی الیکشن کے اندر کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں اور جو قانون ساز اسمبلی کا الیکشن ہے اس کے اندر حصے دار بن سکیں, پارٹیسپیٹ کر سکیں. یعنی کشمیر کا الیکشن ہے اور کشمیری اگر کسی علاقے میں 400 کی تعداد میں ہے, 500 کی تعداد میں ہے, 300 کی تعداد میں ہے, تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی پورے پاکستان کے اندر حلقہ بندیوں کی شکل میں. اور یہ 10 ایسے حلقے ہیں جن کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر آپ ملتان میں ہیں تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں, اگر آپ لاہور میں ہیں تو وہیں پہ حلقہ بنے گا, وہیں پہ پولنگ اسٹیشن بنے گا اور آپ جا کر اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ ہے, تحصیل وزیر آباد, یہاں پر بھی حلقہ بنایا گیا. سیالکوٹ کے اندر بھی جو ڈیمارکیشن کی گئی ہے وہ موجود ہے, اور اس کے علاوہ یہ 10 ایسے حلقے ہیں جن کی ڈیمارکیشن بلوچستان, سندھ, لاہور ڈویژن میں ہے. اور وارڈ نمبر 1 راولپنڈی ڈسٹرکٹ, راولپنڈی میونسپل کارپوریشن, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, اٹک ڈسٹرکٹ, خیبر پختونخوا پروونس. تو یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ایسے حلقے ہیں جو کشمیر میں نہیں ہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہیں. تو ویورز, یہ انفارمیشن آپ تک رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جسٹ امیجن کہ وہ کشمیری جن کی تعداد تھوڑی ہے, جو کشمیر سے نکل کر مائگریٹ کر کے پاکستان پورے میں پھیل گئے, ان کی سہولت کے لیے الیکشن رولز میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور پھر الیکشن بھی لڑا جائے گا. تو اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں ووٹ کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. صرف اور صرف اس میں اپوزیشن جماعتوں کی ہردرمی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس کا فائدہ کسی ایک جماعت کو ہو, اور یہ وتیرہ صرف اس جماعت کا یعنی اس اپوزیشن کی جماعتوں کا نہیں ہے بلکہ دنیا کی تاریخ اس کے حوالے سے میں نے ایک علیحدہ بھی ولاگ کیا تھا, موجود ہے جہاں پر اس کو استعمال کیا گیا. لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کوئی اس سے فائدہ اٹھائے, کسی کو نقصان ہو, نقصان صرف یہاں پہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کا ہو رہا ہے جو اس پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ویور جی, ہماری ویڈیو تھی اور اگلی ویڈیو کے اندر جو امریکہ یاترا ہے بلاول بھٹو زرداری کی, اس کے حوالے سے میں تفصیل سے بات کروں گا. کہا جا رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی, تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ امپورٹنٹ لوگ کون ہیں. یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ لوگ ہیں یا آل زرداری کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, اور جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں پریشر کی, اس کی
اصل حقیقت کیا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔